क्या बताना था। देखो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है अपन को। तो बोलते हैं illicit process of मेजर टर्म, illicit process of माइनर टर्म और आपका illicit मिडिल टर्म। ये तीन चीजें होती है। ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ के बेस पे आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ये मैं सिलोजिज्म लिख रहा हूँ। एथलीट आर स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, पर्सन। ये पहला प्रीमाइसिस हुआ। दूसरा प्रीमाइसिस है नो एक्टर सिक्स इन इन एथलीट। एथलीट। तो अब इसके बेस पे हम बोलेंगे देयरफॉर नो एक्टर आर स्पोर्ट्स पर्सन। और चलो, इससे मेरे को कोई मेजर टर्म ढूंढ के बताओ। मेजर टर्म कौन सा होगा इस गिवन सिलोजिज्म में? ये P1 प्रीमाइसिस 1, P2 प्रीमाइसिस 2 एंड दिस इज कंक्लूजन। तो अब इसमें से मुझे मेजर टर्म ढूंढ के बताओ। मेजर टर्म इसमें क्या होगा और माइनर टर्म क्या होगा? ठीक है, और मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म क्या होगा? चलो, कौन ऑनलाइन है बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लिया तब बनेगा आगे। चलो ट्राई करो। पहले मेजर टर्म बताओ मुझे, मेजर टर्म क्या होगा? सर आल होगा। हम्म। आल। ऑल। ऑल कैसे होगा? ऑल क्वांटिफायर है। ये जो होता है ना शुरू में ऑल नो, ये क्या होता है? क्वांटिफायर बोलते हैं ना इसको। संख्या बताता है ये। P2 मेजर क्वांटिफायर। टर्म होगा। P2 मेजर टर्म और P1 माइनर टर्म। नहीं, हाँ। वैसे थोड़ी होता है। एक एक शब्द होगा बस, लाइन नहीं होगा। मेजर प्रीमाइस तो मुझे पता है, ये वाला मेजर प्रीमाइस है, ये माइनर प्रीमाइस है। प्रीमाइस है ना। मैं क्या बोलूँ, टर्म बोलो। टर्म लिखा है यहाँ पे, टर्म। टर्म मतलब होता है एक शब्द मात्र, पूरी लाइन तो नहीं बोलेगा, एक सर शब्द बस। ये दोनों में छिपा हुआ है। P1। हाँ, कॉन्सेप्ट मतलब भूल गए हो। मेजर टर्म किसे कहेंगे, माइनर टर्म किसे कहेंगे, मिडिल टर्म। चलो मिडिल टर्म का बता दो पहले, ये बताना। मध्य पद हिंदी में बोलेंगे। मध्य पद, इसको बोलते हैं प्रमुख पद, और इसे बोलते हैं गौड़। गौड़ पद। तो मध्य पद मुझे बताओ, मिडिल टर्म क्या होगा? आता है नहीं आता है? कर पा रहे हो या नहीं हो पा रहे? लगता है नहीं कर पा रहे हो। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर। ध्यान से देखना, ये यार नहीं आएगा तब तक नहीं बना पाओगे। बहुत जरूरी है तीनों चीजों को जानना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले देखो, बताता हूँ आपको मैं। मेजर टर्म ढूंढना बताता हूँ, मेजर टर्म क्या होता है। ठीक। मेजर टर्म कंक्लूजन का प्रेडिकेट। ठीक, पहली चीज यहाँ कंक्लूजन का प्रेडिकेट। ठीक। कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, होता है
तथा मेजर प्रीमाइस में ही पाया जाता है, में ही पाया जाता है। इतना समझ में आया क्या? मेजर टर्म कंक्लूजन का क्या होता है, या क्या लिखा है बताओ? प्रेडिकेट ना। प्रेडिकेट मतलब विधेय, विधेय बोलेंगे प्रेडिकेट। तो कंक्लूजन का आप मुझे बताओ, प्रेडिकेट कौन सा है कंक्लूजन में? ये वाला लाइन कंक्लूजन है, इसमें प्रेडिकेट कौन सा टर्म है बताओ? स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन, गुड। जो बाद में आता है वही प्रेडिकेट है ना, ये वाला प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टर होगा, है ना? ये सब्जेक्ट है, अब वो प्रेडिकेट स्पोर्ट्समैन। तो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वही क्या होता है? मेजर टर्म होता है। उसी को क्या कहते हैं? मेजर टर्म कहते हैं। कंक्लूजन का प्रेडिकेट ही मेजर टर्म कहलाता है। और मेजर टर्म हमेशा पहले वाले लाइन में ही मिलेगा आपको, इसके अलावा दूसरे लाइन में अगर आ गए तो गलत। समझ में आ रहा है? मेजर टर्म कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, और ये हमेशा मेजर प्रीमाइस मतलब कि पहले लाइन में ही आता है, चाहे सब्जेक्ट की जगह पे आए चाहे प्रेडिकेट के स्थान पे। तो बता, पहले लाइन में दिखा स्पोर्ट्स पर्सन, दिखा ये है ना, यहाँ पे आया हुआ है, ये देखो पहले लाइन में। दूसरा लाइन में तो नहीं आया हुआ है, दूसरा में कभी नहीं आएगा। और दूसरा में कभी दिखा तो गलत है आपका स्ट्रक्चर, ये ऐसा नियम होता है। मेजर टर्म कंक्लूजन का प्रेडिकेट, यही मेजर टर्म, और हमेशा पहले लाइन में आएगा, चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले, पहले लाइन में मिलेगा, दूसरा लाइन में नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ मेजर टर्म? जी सर। एक एक बात जो बोल रहा हूँ ध्यान में रखना। पहले लाइन मतलब पहले लाइन में ही मिलेगा। वो हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ इस जगह पे रख दूं तब भी ठीक रहता, एटलीस्ट इधर चला जाता, स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ चला जाता तब भी ठीक था, लेकिन पहले लाइन में ही मिलेगा, दूसरा में नहीं मिलेगा। ये था मेरा कहने का मतलब, पहले लाइन में ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं माइनर टर्म का। चलो ठीक है, माइनर टर्म बताना है आपको। कौन सा? माइनर टर्म। आप ध्यान से सुनो, माइनर टर्म जो होता है यह कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष का सब्जेक्ट होता है। क्या होगा? सब्जेक्ट होता है। और यह माइनर प्रीमाइस में ही अक्सर होता है। यह जो है ना, माइनर प्रीमाइस में ही पाया जाता है या उपस्थित होता है। ठीक। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट अब मुझे बताओ कौन सा होगा? कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या होगा इसमें सब्जेक्ट? एथलेट। हम्म कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है? एक्टर, एक्टर, ये एक्टर है, वो एक्टर्स लिखा हुआ है, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है ना कंक्लूजन का सब्जेक्ट। अभी तो बताया था इससे पहले, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट होता है ऐसा करके। ये एक्टर लिखा है, तो एक्टर क्या है आपका? माइनर टर्म। तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है ना वही क्या कहलाता है? माइनर टर्म कहलाता है। और ये हमेशा माइनर प्रीमाइस मतलब दूसरा वाला लाइन में ही मिलेगा, इस दूसरे लाइन में ही मिलेगा। मिला देखो यहाँ पे, मिला ना दूसरा वाले लाइन में। तो ये इसकी खासियत है। कंक्लूजन का सब्जेक्ट पहला आपको ढूंढना है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है ना वही माइनर टर्म कहलाता है। और माइनर टर्म हमेशा माइनर प्रीमाइस, जो कि दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन को माइनर प्रीमाइस कहते हैं, तो दूसरा लाइन में ही मिलेगा,
चाहे यहाँ मिले सब्जेक्ट की जगह पे या प्रेडिकेट के स्थान पे मिले, जगह इसका बदल सकता है। एक्टर यहाँ भी हो सकता है, तब भी ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा लाइन में ही मिलेगा, पहला लाइन में नहीं मिलेगा। माइनर टर्म दूसरा लाइन के अलावा नहीं मिलता, कंक्लूजन में पहला मिलेगा, ढूंढना रहेगा, और दूसरा लाइन में ही दिखेगा, वो पहला लाइन में नहीं आएगा। पहला लाइन में आया तो गलत। इतना आया समझ में? जी। तो मेजर माइनर आप ढूंढना मतलब सीख गए आप लोग। आप बताता हूँ कि मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म की बात करेंगे। देखो मिडिल टर्म किससे कहते हैं? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म दोनों अभिकथनों या दोनों प्रीमाइसों का कॉमन वर्ड होता है। यह प्रीमाइसिस में कॉमन वर्ड होता है, जो सिर्फ प्रीमाइसिस में ही पाया जाता है, जो सिर्फ प्रीमाइसिस में ही पाया जाता है। यह कभी भी कंक्लूजन में नहीं पाया जाएगा, यह कभी भी कंक्लूजन में नहीं पाया जाता है। तो इतना सा बात ध्यान में रखना, पहला लाइन और दूसरा लाइन को प्रीमाइसेस कहेंगे। अभिकथन है ना, दो अभिकथन, तो पहला दूसरा में जो कॉमन शब्द है, जो दोनों में सेम सेम वर्ड मिलेगा, वैसे शब्द को ही मिडिल टर्म कहते हैं। अब दोनों में सेम सेम कौन मिला आपको? एथलीट और एथलीट मिला ना, दोनों में कॉमन। तो दोनों का जो समान शब्द होगा दोनों प्रीमाइसिस में, उसी शब्द को हम कहेंगे मिडिल टर्म या मध्य पद, जो दोनों में उपस्थित होता है और दोनों समान होंगे, यहाँ भी एथलीट यहाँ भी एथलीट। ठीक, तो इसी को कहते हैं मिडिल टर्म, और ये हमेशा प्रीमाइसिस मतलब कि पहला और दूसरा लाइन में ही मिलेगा। तीसरा लाइन में कभी मैच मत करना कि भाई इधर एथलीट है तो इधर कहीं ढूंढने चले जाओ, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, कंक्लूजन में नहीं आता, प्रीमाइसिस में ही मिलेगा। ये तो पहला लाइन दूसरा लाइन में ही मिलेगा। आया समझ में? अब एक चीज कई लोग गलती कब कर देते हैं, दोनों सेंटेंस कभी ऑल का निकल गया, ये भी ऑल से चालू हो गया, तब बोलोगे ये भी तो दोनों सेम सेम है, अब इसी को कई लोग मिडिल टर्म बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। ऑल जो है ना, ये क्वांटिफायर होता है। ऑल, सम, नो, सम नॉट, तो इसको नहीं लेना। ऑल वाल लिखा है तब भी आपको इधर शब्द ढूंढना है अलग से, इसको मत लेना। या नो नो लिखा है तो भाई इसको मत ले लेना, ऐसा ये नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ये नहीं होता है आपका। या सम लिखा है तो कई लोग इसको कर दिए, भाई ये भी सम है ये भी सम, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। मेरा कहने का मतलब, जो कॉमन टर्म होते हैं ना क्वांटिफायर को छोड़ के, उसको लिया जाता है। क्या लिखा था मैंने शुरू में? ऑल और दूसरा नो। ठीक, समझ गए ना? अब मिडिल टर्म निकालना, बताओ। जी सर। ठीक, आप देखो इसको प्रश्न कैसे आते हैं, ना समझ गया तो बना लोगे इससे आने वाले प्रश्न। सर मिडिल पहले से टर्म। बताऊं? हाँ पूछो। सर मिडिल टर्म दोनों में मिलेगा? हाँ, पहला लाइन और दूसरा लाइन, तीसरा में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पहला में और दूसरा लाइन में ही मिलेगा, कॉमन, वो भी समान होगा। वो जो शब्द जो दोनों में समान रूप से उपस्थित है और दोनों में आया है, वही होगा आपका मिडिल टर्म।
चलो इसकी फैलेसी बताता हूँ आपको। इसकी फैलेसी देखते हैं तीनों का। अब तो ये जान लिया आपने क्या कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं फैलेसी ऑफ, तो ये आपका देख लेते हैं मेजर टर्म का। इलिसिट मेजर, इलिसिट मेजर या फैलेसी ऑफ मेजर टर्म। मेजर टर्म का दोष, तो मेजर टर्म में कब दोष आता है? तो ये तब आता है व्हेन द मेजर टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसिस बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। यदि मेजर टर्म, यदि मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में व्याप्त हो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? व्याप्त होना। डिस्ट्रीब्यूट हो मतलब कि व्याप्त हो, लेकिन प्रीमाइसिस में ना हो। ठीक, लेकिन प्रीमाइसिस में व्याप्त ना हो, लेकिन प्रीमाइसिस में व्याप्त या डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तब यहाँ फैलेसी होती है, तब उसे इलिसिट मेजर कहते हैं। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूट निकालना, अनडिस्ट्रीब्यूट निकालना आपको आता है। एग्जांपल देखो, ऑल रनर्स आर चैंपियन। ठीक है, सम स्विमर्स आर नॉट रनर्स नॉट चैंपियन। देखो अब मुझे बताओ, इस गिवन सिलोजिज्म में मेजर टर्म कौन सा है? चलो मेजर टर्म बता, अभी बताया मैंने पहचान करना। मेजर टर्म क्या होगा? कंक्लूजन का प्रेडिकेट बताओ। कंक्लूजन को देखो, इसको 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 चैंपियन। देखो, इसमें डाउन। चैंपियन मिल गया ना, चैंपियन। अब ये चैंपियन जो है, क्या कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है? क्या ये जो आपका चैंपियन शब्द है मेजर टर्म, वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है क्या? बताओ। नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है ना? हाँ, नहीं है। सर नॉट लिखा है वहाँ। नॉट लिखा है, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर बना के देखना है ना, ऐसे कैसे नहीं है? सम नॉट में होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सम नॉट। अभी तो सर ने बताया, शेखर सर इसीलिए तो बता रहे थे अभी आपको। ऑल के केस में क्या होगा? जैसे ऑल एस आर पी, तो सभी एस पी होते हैं, तो एस जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, पी जो होता है अनडिस्ट्रीब्यूट। फिर नो का बताया सर ने, ऑल एस आर पी, एस का अलग बनाओगे, पी का अलग, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और तीसरा आपने सम का केस पढ़ा, आधे आधे, एस और पी।
आधे आधे दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और चौथा केस था सम नॉट का, है ना, इसमें भी आधा आधा होगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका पी में चला जाता है। पी पूरा है अपने आप में, तो जो पूरा है वो डिस्ट्रीब्यूट, जो पूरा है ना वो व्याप्त होता है। तो प्रेडिकेट इसमें क्या होगा, व्याप्त होगा। तो जब सम नॉट का केस आए तो उसका प्रेडिकेट ना व्याप्त होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सम नॉट है ना, देखो सम और नॉट, सम नॉट के केस में चैंपियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए तो लिखा है इसमें मेजर इलिसिट तब कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो डिस्ट्रीब्यूट है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट निकला प्रेडिकेट, लेकिन प्रीमाइसिस में क्या हो, अनडिस्ट्रीब्यूट। लेकिन प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूट ना हो मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूट। अब बताओ मुझे प्रीमाइसिस कौन सा है, इसमें मिला मेजर, मेजर टर्म। चैंपियन कहाँ मिला, पहले लाइन में मिलेगा। अब बताओ ये वाला जो चैंपियन है क्या डिस्ट्रीब्यूट है, पहले लाइन का चैंपियन। नहीं है। ऑल का केस देखो, ऑल के केस में अनडिस्ट्रीब्यूट रहता है प्रेडिकेट, नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूट है ये, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूट मिला मतलब कि फैलेसी हो गई, फैलेसी हो गई मेजर टर्म की। भाई चैंपियन जो है कंक्लूजन में तो व्याप्त है, डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन प्रीमाइसिस में क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूट है। और जब ऐसा कंडीशन हो तब फैलेसी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजर टर्म की फैलेसी कहते हैं, इलिसिट मेजर कहते हैं, लिखा भी है। यदि मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो, जो कि है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन प्रीमाइसिस में मतलब मेजर प्रीमाइस में क्या हो, अव्याप्त हो, व्याप्त ना हो लिखा हूं मतलब अव्याप्त हो, अनडिस्ट्रीब्यूट हो, अनडिस्ट्रीब्यूट हो तब इसी को कहते हैं इलिसिट मेजर। तो ये क्या है, अव्याप्त मिला, अनडिस्ट्रीब्यूट मिला, इसीलिए फैलेसी हो गई। तो ये हम बोलेंगे इलिसिट मेजर का एग्जाम्पल है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हमने ये आपका इलिसिट मेजर का एग्जाम्पल, ये प्रश्न आया हुआ है, आया ढूंढना, ढूंढ लोगे। यस सर। जी सर। हम्म, ठीक, ऐसा ही तो आता है क्वेश्चन, ढूंढने के लिए पूछेगा आपको। चलो अब माइनर टर्म का एग्जांपल देखते हैं ना, माइनर टर्म ढूंढना सीखते हैं। चलो एक आध मैं और बना के देखता हूँ क्वेश्चन, अगर समझ पाए तो। हमको क्या ढूंढना है, इलिसिट मेजर है ना, इलिसिट मेजर। तो therefore sum, चलो इसमें बताओ तो कौन सी फैलेसी होगी इस वाले में। बताओ जी। इसमें कौन सा फैलेसी हो रहा है,
एक ही फैलेसी तो पढ़े हो अभी। और क्या होगा? अभी माइनर तो बताया ही नहीं हूँ मैंने। अब मिडिल टर्म कभी नहीं बताया हूँ अभी फैलेसी। तो ऐसे बोल सकते हो इलिसिट मेजर हो रहा है करके। देखो सम नॉट इसमें भी तो आया ना। सम नॉट देखो आपका मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो आपका प्रीमाइसिस में क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूट। सम मतलब आधा आधा। सम का बनाओगे ना कि कुछ बुक जो होते हैं क्या होते हैं, पेन होते हैं, दोनों अधूरे, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट। तो पेन भी तो अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हो गई ना मेजर टर्म की फेलिसिटी। ठीक, तो देख के समझ में आना चाहिए आपको। सम नॉट दिया है मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट है इधर पे, और इधर पे क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूट। सम दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूट। ये सम नॉट है, नॉट है डिस्ट्रीब्यूट। खाली सम है तो अनडिस्ट्रीब्यूट। ठीक, प्रैक्टिस करना तब आएगा ये। अब देखते हैं इलिसिट माइनर की फैलेसी। तो इलिसिट माइनर, माइनर टर्म का, यदि माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो, सेम चीज ना, लेकिन प्रीमाइसिस में क्या हो, अनडिस्ट्रीब्यूट हो। प्रीमाइसिस में व्याप्त ना हो या अव्याप्त हो, लिख देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, अव्याप्त लिख, अव्याप्त, अनडिस्ट्रीब्यूट हो। अनडिस्ट्रीब्यूट हो, तब उसे इलिसिट क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। ये इलिसिट माइनर। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। ऑल सिंगर्स आर डांसर, डांसर एंड ऑल डांसर्स आर म्यूजिशियन। ठीक, ऑल म्यूजिशियंस आर डांसर, ऑल म्यूजिशियंस आर डांसर। चलो, अब मुझे बताओ इसमें माइनर टर्म कौन सा है, इज गिवन। इसमें म्यूजिशियन। हाँ, माइनर टर्म क्या है, क्योंकि कंक्लूजन का सब्जेक्ट हो ना, कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है, म्यूजिशियन है। यहाँ मिला दूसरे लाइन में, माइनर प्रीमाइस में ही मिला, चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले, यहाँ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब बताओ ये क्या डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कंक्लूजन में, है क्या म्यूजिशियन डिस्ट्रीब्यूट? यस है। ऑल में होता है, ऑल एक सब्जेक्ट तो अंदर जाएगा, म्यूजिशियन अंदर, ऊपर में डांसर, तो अंदर वाला व्याप्त है, तो है यहाँ पे। अब देखो क्या यहाँ वाले लाइन में है, इस वाले लाइन में क्या ये जो म्यूजिशियन में माइनर टर्म है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट है? नहीं है। हाँ, तो हो गई फैलेसी, नहीं है ना, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूट है। तो जब ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो प्रीमाइसिस में, तब क्या हो जाता है जी, आपकी फैलेसी हो जाती है। तब इसी को बोलते हैं इलिसिट माइनर टर्म की फैलेसी, क्योंकि ऑल से चालू हुआ लेकिन इस बार प्रेडिकेट बन गया है। तो जब बनाएंगे ऑल डांसर, कि सभी डांसर क्या है, म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन तो बाहर बन गया इस बार, बाहर बन गया तो वो अनडिस्ट्रीब्यूट रहेगा, डांसर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया इस बार, इसीलिए ये फैलेसी हो गई। ऐसा आपका प्रश्न आता है। अब ऐसा ही होगा आपका। और एग्जाम्पल बना देते हैं आपके लिए।
इसमें चलो बताओ तो कौन सी फैलेसी हो रही है इसमें। बताओ। आप लोग पहले देखो जवाब लोग आंसर दे रहे हैं। चलो बताओ जल्दी क्या है। माइनर माइनर का पढ़ रहे हैं ना, माइनर का एग्जांपल है। माइनर टर्म कौन सा है, काउ है ना। कंफ्यूजन का सब्जेक्ट यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूट है काउ, पहला चीज। दूसरा चीज क्या ढूंढना है, दूसरे वाले लाइन में क्या वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो अनडिस्ट्रीब्यूट मिलना चाहिए दूसरे वाले में। तो देखो सम का केस है, आधा आधा अनडिस्ट्रीब्यूट है जी। हो गई फैलेसी, है ना। सम मतलब आधा आधा कैसे बनेगा, आधे काउ क्या है, मोर्टल है। जब आधा आधा बनता है तो दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो तो क्या फैलेसी। तो ये दूसरा एग्जांपल इसका आ रहे हैं ना समझ में। यस सर। बताओ। हम्म हाँ, पहली चीज तो डिस्ट्रीब्यूट और अनडिस्ट्रीब्यूट समझ में आना चाहिए आप लोगों को, तब ना। इसलिए तो शेखर सर स्टार्टिंग में बताया था आपको, इसलिए। आपका भी आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब नहीं आया होगा तो और बता दिया जाएगा आप लोग। आया है ना, व्याप्त अव्याप्त करना, बोलो। उसी के ऊपर बेस है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है। देखते साथ आपको पता चल जाए कि कौन सा लाइन में कौन सा व्याप्त है, कौन सा व्याप्त नहीं है। तभी तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बता दो। एक बार समझा दो आप, एक बार और बता दो। व्याप्त अव्याप्त ना समझ में आएगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ना, बता रहा हूँ। तो व्याप्त अव्याप्त समझ में आना चाहिए। जैसे कि ऑल वाले केस में ना, ऑल वाले केस में जैसे कि ऑल पेन्स आर, पेंसिल लिखूंगा मैं, कि हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं, किसमें समझ में आएगा ज्यादा। नहीं सर, इंग्लिश ही ठीक। ऑल पेन्स आर पेंसिल, ठीक, पेंसिल। तो इसका पहले डायग्राम बना के देखिए आप लोग, ठीक। तो डायग्राम में पेन पहले आएगा, फिर पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल। तो जो पूर्ण रहेगा ना, वो उसको हम लोग व्याप्त मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे, ठीक। व्याप्त या डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे। जो पूर्ण घेरा जिसका बनेगा उसको। तो इसके अंदर बना है ना, ये पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसके अंदर घेरा बन गया मतलब इसके अंदर बना है। अगर इसके बाहर बन जाता ना अलग अलग ऐसे, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट मानता मैं, ठीक, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट मानता। लेकिन अंदर वाले घेरे को, अंदर वाले घेरे में जो आएगा ना, आल वाले में, उसी को डिस्ट्रीब्यूट मानूंगा। और जो बाहर में जो घेरा आया मतलब इसके अंदर बन गया वो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं मानूंगा मैं, ठीक। अब नो वाले केस में, नो पेन आर पेंसिल, तो इसमें अलग अलग बनेगा। कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है बोला जा रहा है, तो अलग अलग दोनों पूर्ण है अपने आप में। दोनों कथन क्या है, पूर्ण है अपने आप में। एक व्याप्त मतलब पूर्ण कौन सा बना रहा है, तो ये पूर्ण है। अंदर वाला इसमें आल वाले में अपने आप में पूर्ण है, वो इसको ऐसे बाहर निकालूंगा तो पूर्ण रहेगा। अब इसके अंदर में बन गया तो ये अपूर्ण है, वो अंदर का जगह भी ले लिए इसका, ठीक है। तो जो बाहर में बनेगा ना डायग्राम, वो अपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे व्याप्त कौन है, तो दोनों व्याप्त है यहाँ पे। नो वाले केस में ना
ये सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट रहता है, और जिस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं तो प्रेडिकेट रहता है। तो यहाँ पे दोनों दोनों क्या होंगे, व्याप्त होंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ठीक, दोनों व्याप्त रहेंगे यहाँ पे, मतलब दोनों अलग अलग बनेंगे यहाँ पे, तो दोनों का व्याप्त बोला जाएगा, ठीक है। और सम के केस में क्या होता है, कुछ है कुछ नहीं है बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सम पेन्स आर पेंसिल, तो यहाँ पे मतलब दो तरफा बात हो जाता है, लॉजिकल वे में देखा जाए तो दो तरफा बात हो जाए। कुछ पेन पेंसिल है लेकिन कुछ पेन पेंसिल नहीं भी हो सकते हैं, तो दोनों को व्याप्त नहीं मानते यहाँ पे, दोनों को अव्याप्त मानते हैं, अव्याप्त, ठीक, अनडिस्ट्रीब्यूट मानते हैं यहाँ पे, अनडिस्ट्रीब्यूट, ठीक। तो दोनों यहाँ पे दोनों चीज पेन और पेंसिल दोनों क्या हो जाएंगे, अव्याप्त हो जाएंगे। और ये लास्ट वाला बस थोड़ा सोचने वाला रहता है, नो सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, ये सम के जैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हल्का सा बस टच करता है, ये वाला सब्जेक्ट ना यहाँ पे हल्का से बस टच करता है, और प्रेडिकेट को यहाँ पे पूर्ण माना जाता है, क्योंकि नॉट लगा रहता है ना, तो प्रेडिकेट जो होता है, जो लास्ट वाला होता है, इसको प्रेडिकेट कहते हैं पेंसिल को, तो यहाँ पे पेंसिल को पूर्ण माना जाएगा, ठीक, अपने आप में इसी को पूर्ण माना जाएगा, इस साइड वाले को। इससे इसमें अंतर यही होता है कि इसमें दोनों को पूर्ण नहीं मानते, लेकिन लास्ट वाले का डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन जो विधेयक रहेगा ना, जो प्रेडिकेट रहेगा, उसको व्याप्त मानते हैं यहाँ पे, इसको व्याप्त मानते हैं और इसको अव्याप्त मानते हैं, यही बस थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है। इसमें प्रेडिकेट को पूर्ण माना जाता है, ठीक, हल्का सा ये आधा रहेगा ऐसे करके, ये आधा उसमें समाहित रहेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये पूर्ण होता है। तो प्रेडिकेट को यहाँ पे व्याप्त मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, और इसको अनडिस्ट्रीब्यूट मानते हैं। तो उसी चीज को बस ध्यान में रखना रहता है मेजर माइनर के लिए, कौन सा व्याप्त। अब सेंटेंस में लिखा रहता है तो उसको सेंटेंस को देख के आप तुरंत समझ जाइए, इस टाइप का सेंटेंस है तो दोनों व्याप्त है, इस टाइप का सेंटेंस है तो कोई व्याप्त नहीं है, मतलब ना ये व्याप्त है ना ये व्याप्त है। तो सम वाले में देखिए कोई व्याप्त नहीं रहता, ना मेजर टर्म व्याप्त रहता है ना माइनर टर्म व्याप्त रहता है, अगर सम आ गया तो, ठीक, अगर वो मेजर माइनर टर्म है इसमें सम वाले में तो दोनों व्याप्त नहीं है, आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि इसमें तो दोनों व्याप्त नहीं है। सम नॉट आ गया तो उसमें ये समझ जाना चाहिए आपको कि प्रेडिकेट क्या है, व्याप्त है, वहां पे पीछे वाला पद क्या है, वहां पे व्याप्त है, ये वाला पद व्याप्त नहीं है। तो वो जब सेंटेंस को देख के आपको तुरंत पता चलेगा ना, तभी जल्दी से बन पाएगा वो, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना, कि और एक आध बार समझाना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज है, जिसका घेरा पूर्ण रूप से बने वो उसको व्याप्त मानना है, और जिसका घेरा पूर्ण रूप से ना बने उसको अव्याप्त मानना है। वो व्याप्त नहीं है, वो व्याप्त बात नहीं कर रहा है। इसमें आप ऑल पेन पेंसिल है तो सभी पेन पेंसिल है, तो पेन को आप लोग गलत नहीं ठहरा सकते यहाँ पे, क्योंकि सभी पेन पेंसिल है, ठीक, तो वो व्याप्त है, वो बात वहां पे लॉजिक वे में बोलूं तो व्याप्त है। और नो पेन पेंसिल तो कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है यहाँ पे, दोनों क्या है अपने आप में व्याप्त है। और यहाँ पे दोनों चीज को सही नहीं, पूर्ण नहीं मानूंगा मैं, कुछ पेन पेंसिल है तो कुछ पेन पेंसिल नहीं भी है, ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों को सही चीज नहीं मानूंगा। और यहाँ पे सम नॉट वाले में प्रेडिकेट को बस व्याप्त मानूंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट को मैं क्या मानूंगा, व्याप्त नहीं मानूंगा। तो ठीक, तो समझ में आया ना। अब इसी को अब आप लोग को सेंटेंस देखना है और तुरंत माइंड में पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सा पद व्याप्त है कौन सा पद व्याप्त नहीं है। दो ही पद रहते हैं इसमें, ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें तुरंत देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा व्याप्त है कौन सा व्याप्त नहीं है, ठीक, तभी जल्दी से बन पाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखते समय समझ में आ जाएगा। जैसे कि ऑल को देखेंगे आप लोग तो इसमें तुरंत समझ जाइए कि पेन व्याप्त है, सब्जेक्ट व्याप्त होता है। नो वाले केस में दोनों व्याप्त होता है, ये भी व्याप्त होता है ये भी व्याप्त होता है। सम वाले केस में कोई भी व्याप्त नहीं होता, ठीक। और सम नॉट वाले में क्या है, प्रेडिकेट व्याप्त होता है। बस यही तो जानना है। व्याप्त बस कौन होता है उसको ध्यान में रखिए,
आपको खुद पता अब ये व्याप्त है बोल रहा हूँ, इसमें से केवल एक, तो ये अव्याप्त है, ठीक, और इसमें से दोनों व्याप्त है, इसमें से क्या है, दोनों अव्याप्त है, इसमें कोई व्याप्त होता ही नहीं है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है, इसमें प्रेडिकेट बस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखते साथ आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है, तभी क्या है आप लॉजिक को समझ पाओगे। ठीक, समझ में आ गया ना ये, कि और समझाना पड़ेगा? नहीं सर, आ गया समझ में। हम्म। इसको नहीं समझो रहोगे ना, तब तक वो समझ में नहीं आता, ठीक है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही इसको थोड़ा बता दिया था। आ गया समझ में? यस सर। अब एक लास्ट देखते हैं, इसको कहते हैं मिडिल टर्म की फैलेसी, इलिसिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कहते हैं कि इसको, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, अव्याप्त मिडिल मध्य पद का दोष कहा जाता है इसको। इसका रूल क्या कहता है कि दोनों प्रीमाइसिस में से किसी एक में व्याप्त होना चाहिए, दोनों में अव्याप्त होता है ये फैलेसी हो जाती है। दोनों में से किसी एक में व्याप्त होना चाहिए, अगर दोनों में से किसी एक में अनडिस्ट्रीब्यूट है, तब आपकी कौन सी हो जाती है फैलेसी? ये हो जाती है मिडिल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का। एटलीस्ट वन मिडिल टर्म, देखो हिंदी में लिखता हूं, कम से कम एक मिडिल टर्म कम से कम एक मिडिल टर्म किसी एक प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी एक प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि व्याप्त होना चाहिए, व्याप्त होना चाहिए। if both undistributed then this fallacy occurs, अगर दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, अगर दोनों मिडिल टर्म, अगर दोनों मिडिल टर्म अव्याप्त हो, मतलब कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब उसे अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल कहते हैं। तब ये फैलेसी हो जाती है। नियम क्या कहता है? कम से कम, देखो दो प्रीमाइस होगा आपके पास, प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू, दोनों में से किसी एक में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएं? अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तब ये फैलेसी हो जाती। मतलब आपको ढूंढना क्या है? दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, बस यही ढूंढना है इस फैलेसी को पकड़ने के लिए। मान लो मैं लिखता हूं ऑल मैन आर मॉर्टल, तो लिख देता हूं सम राम आर मॉर्टल। अब बताओ, ये भी मॉर्टल है, ये वाला भी मॉर्टल है, ठीक। अब देखो दोनों के दोनों कैसे हैं भाई? ये क्या है? मिडिल टर्म है ना आपका, मिडिल टर्म यहाँ पे मिला आपको, दोनों कॉमन है। अब बताओ क्या दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? सम का केस आधा आधा, हाँ ये अनडिस्ट्रीब्यूट है।
इधर ऑल का केस है लेकिन ये प्रेडिकेट के रूप में है, ये भी क्या है आपका अनडिस्ट्रीब्यूट। तो जब दो अनडिस्ट्रीब्यूट मिल जाए मिडिल टर्म, तब उसे हम क्या कहेंगे, फेलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। दोनों मिडिल टर्म ना अनडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मान लो अगर मैं इसको 9 का केस बना देता, तब अब नहीं होता ये, तब बदल जाता, तब तो दोनों के दोनों फुल हो जाते ना, दोनों का गोला बन जाता अलग अलग, मैन का बनता इधर मोटल का बनता। अब मोटल देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, 9 का केस कर दिया, तो एक भी डिस्ट्रीब्यूट होता तब फैलेसी नहीं होती। फैलेसी होने के लिए दोनों मिडिल टर्म को अनडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रख लेना। आ रहा है समझ में? बताओ जी, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक सर। तो अनडिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट मिडिल टर्म ढूंढना है, दोनों अव्याप्त हो तब आप ये फैलेसी को पकड़ लोगे। जैसे देखो एक एग्जांपल, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी डॉग क्या है, बिल्लियां है, ठीक। ऑल पेन आर, इधर लिख देता हूं मैं कैट, सभी पेन जो है कैट है। और लिख देता हूं ऑल डॉग्स आर पेन, ऑल डॉग्स आर पेन। चलो अब बताओ इसमें ये कौन सा फैलेसी, स्ट्रक्चर गलत है हालांकि, तो ऐसा कर देते हैं, चलो समझने के लिए ना, ये स्ट्रक्चर गलत है इसका, बस समझने के लिए आपका। बताओ कौन सी फैलेसी होगी इसमें, मिडिल टर्म ढूंढो पहले, एक मिडिल टर्म इधर मिला, एक यहाँ मिला, बस। अब देखो क्या दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट है, ऑल में तो है बिल्कुल प्रेडिकेट के फॉर्म में मिले, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूट है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूट दिख तो रहा है, ऑल ऑल, और दोनों प्रेडिकेट है, तो ऑल का जो प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। देखते ही समझ में आना चाहिए, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऑल देखा, ऑल का प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेडिकेट के रूप में है दोनों के दोनों, ये भी ऑल का केस प्रेडिकेट के रूप में मिला, ये भी ऑल का केस प्रेडिकेट के रूप में मिला, तो दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट हो गई फैलेसी। फैलेसी अब मिडिल टर्म हुआ ना, हुआ यस ना सर। जी? जी सर। हम्म। और देखो एक एग्जांपल, और सिंगल और डांसर, सम डांसर some dancers are not musicians. Some musicians are not dancers. अब बताओ इसमें क्या फैलेसी हो रही है? ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ, मिडिल टर्म ढूंढो, डांसर। अब देखो क्या दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट है, क्या दोनों डांसर अनडिस्ट्रीब्यूट है? यस सर। तो हो गई ना फैलेसी। ये सम नॉट का केस है, और सम नॉट में पहला वाला डिस्ट्रीब्यूट सब। गड़बड़ हो गया फिर, तो नॉट को हटा दो, अब ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूट चाहिए ना अपन को, अरे नहीं गड़बड़ कर दिया था, ठीक।
सम का केस है ये आधा अनडिस्ट्रीब्यूट, ऑल के केस में प्रेडिकेट में चला गया तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों मिलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूट। इधर नॉट को हटा देना ना, तब तब सही बनेगा। ठीक है जी, सम होगा ये वाला, सम का केस है, तब तब आएगा सही। सम के केस में आधा आधा बनेगा, है ना, सम डांसर्स आर म्यूजिशियन, आधा आधा तो अनडिस्ट्रीब्यूट दोनों, और इधर पे ऑल का डांसर अनडिस्ट्रीब्यूट, अनडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तब बनेगा। ये आपके हो गए फैलेसी का मिडिल माइनर और मेजर टर्म का फैलेसी। चलो कल जो पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, कल जो पढ़ा था ना आप लोगों ने, क्या क्या पढ़ा था बताओ। बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, एक्सक्लूसिव और एग्जिस्टेंशियल में से ही एक रहेगा, आपको उसको ध्यान में रख के चलना है। एग्जिस्टेंशियल और एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस की फैलेसी को ध्यान में रखना। तो एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ, ऑल राज आर मेल, ऑल राम आर सिमरन, therefore some children are Raj। चलो बताओ तो इसमें कौन सी फैलेसी है। कल वाला याद करो, हमने पढ़ा था कि जब दो निगेटिव हो तो उससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, दो निगेटिव प्रीमाइसेस से जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तब एक्सक्लूसिव होता है। दो यूनिवर्सल से जब हम कोई रिजल्ट निकालें तब उसे हम कहते हैं क्या, एग्जिस्टेंशियल। तो दो क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल है ना, जब दो यूनिवर्सल से कोई रिजल्ट निकाले पर्टिकुलर, या दो ऑल से जब सम निकाले, मतलब दो यूनिवर्सल से जब हम एक निष्कर्ष निकाले, उसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक, और जब दो नो से निकालते हैं ना, दो नो से जब निकालते हैं, ठीक, तब उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, या निगेटिव प्रीमाइसेस का फैलेसी। ये भी याद में रखना, जब दो बार नो आए उससे कुछ निकाले, दो बार ऑल आए तब उससे कुछ निकाले, समझ जाना ये है, या एक ऑल और एक सम नॉट। एक ऑल और दूसरा नो, तब भी क्या हो जाएगा आपका, एग्जिस्टेंशियल ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, यूनिवर्सल हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान में लेके चलना। तो ये टॉपिक भी हो गया आपका। ठीक, चलो आज के लिए इतना काफी है फिर। प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, क्वेश्चन मिलेगा तो भेजेंगे, और प्रैक्टिस करते हैं। चलो पिछला जितना होते जा रहे हैं, नहीं है ज्यादा, ये सारी चीजें आते भी नहीं है। तो इतना ही है आज के क्लास में। प्रैक्टिस से बनेगा, आपको रोज प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट रहेगा आप लोग लिख के रखा करो और अगले क्लास में पूछ लिया करो। डाउट क्लियर होना है आपका, डाउट रोज क्लियर करके चलना। छोटी छोटी चीजें अपने से भी मेहनत करो, हम कितना बताएं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तक नहीं सीख पाओगे। मेहनत खुद का ही करना पड़ता है। आप अपने से एटलीस्ट यूट्यूब में वीडियो देखो, यूट्यूब से आप सीख सकते हो देख करके, किसी किताब में दिया हो कुछ वहां से सीख लो,
या हमारे कुछ पुराने वीडियोस हों आपके पास, सब सीखो, कहीं से भी सीखो, कोई भी टीचर से सीखो, अपनी गलतियों को सुधारते चलो। एक पे ही डिपेंड मत रहो कभी भी, अपना खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अपने से भी कुछ नया सीखो, जो चीज यहाँ छूट रहा है, जो आपको लगता है कि ये चीज नहीं हुआ, उसको भी करते चलो साथ में। कभी वो आ जाए, क्या पता, हम नहीं पढ़ाए, को लगा नहीं आएगा, लेकिन कभी आ गया तो आप अपने से उसको भी ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस करो। मोड एंड फिगर हो गया, जैसा कि कभी कभी मोड एंड फिगर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। अभी आता है आपका कैनोटेशन डेनोटेशन से, कैनोटेशन डेनोटेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं आपका मॉडस टोलेन और मॉडस पोलेन से, मॉडस पोलेन और मॉडस टोलेन को भी प्रैक्टिस करो। अफर्मिंग द इंसिडेंट और डिनाइंग द इंसिडेंट, जिससे भी क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं एक्चुअल में, तो ये सारी चीजें आप तब अभी पूछ पाओगे जब आप इसकी तैयारी करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक। तो ये सब अपने से तैयारी करो, छोटा छोटा चीज को, हर चीज को बताते नहीं रहेंगे। नहीं बनेगा आपसे तब बताएंगे, जब आप पूछोगे ना कि सर ये समझ में नहीं आया, लेकिन हमने ढूंढ के प्रैक्टिस किया, तब ना लगेगा हमें कि हाँ आप मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, अपने से ढूंढते हो, कुछ नया जानने की कोशिश करते हो। तो ऐसा जब तक नहीं दिखेगा तो कोई भी टीचर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा। आपकी मेहनत दिखनी चाहिए ना, आप इतना अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा। आप भी मेहनत करो, ढूंढो, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो, हमसे एक कदम आगे रहने का प्रयास किया करो। हमें ना सर को भी ऐसा चीज पूछे जो मतलब उनको बताने में मजा आए, ऐसा प्रयास किया करो आप। अभी एक क्वेश्चन आता है आपका कैनोटेशन डिनोटेशन का, एक्सटेंशन और डिटेंशन, है ना, उसको भी थोड़ा सा जानो क्या होता है। कैनोटेशन और डेनोटेशन का, एक्सटेंशन आता है और डिटेंशन। एक लिखा रहता है एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग इंटेंशन, डिक्रीजिंग इंटेंशन। प्रश्न एकदम इजी है, कैसा आएगा आपका, एनिमल, ठीक। फिर दिया रहता है एक आपका कशेरू की ऐसा लिखा रहता है, हिंदी में बता रहा हूँ। फिर लिखा रहता है आपका बिलाव करके लिखा है, उद बिलाव, क्या बोलते हैं उसको। और पशु लिखा रहता है, पशु तो जानवर हो गया। इस तरीके की चीजों को जमाने के लिए पूछता है। ये कभी कभी टाइगर ऐसे दिया रहता है, एनिमल टाइगर ऐसा करके, तो ये जमाने वाला है। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये इसी का है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग इंटेंशन, डिक्रीजिंग इसी से आता है कनोटेशन डेनोटेशन। अब मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, आपको मेहनत करके इसको जानना है, नहीं समझ आएगा तो बताएंगे। और बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा सर्च करो, मेहनत करो और जानने का प्रयास करो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये सारी चीजें ढूंढ कर आपको सीखना है क्या होता है, ठीक है। जी सर। नहीं बनेगा तो बताएंगे ना हम, लेकिन आप मेहनत करो थोड़ा सा, हमसे ज्यादा मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और ऐसा मेहनत करो कि सब याद हो जाए एक बार में, एक बार पूछे तो वो कभी ना भूलो। कुछ दिमाग में ऐसा ट्रिक बनाओ, कहानी बनाओ, उसको भूलो मत भाई, पुराना होते जा रहे हो तो भूलना नहीं चाहिए आपको। आप पिछला बैच में पढ़े हो तो नोट्स नहीं बनाए, इसका मतलब आप देख के नहीं आ रहे हो सारी चीजें। पिछली बार मैंने सारी चीजें पढ़ाया था इसमें। मेहनत खूब करो, खूब मेहनत करो।
याद करो भाई, किताब पूरा याद हो जाना चाहिए, किताब किताब जितना कॉन्सेप्ट है ना, तो दिमाग में पूरा ऐसा याद करो कि कुछ भी मत भूलो। बार बार दिन रात उसको कुछ कोड बना लो, खाते पीते घूमने फिरने गए तो चिट बना के रखे रहो पॉकेट में, निकाल के देख लिया। अपने तकिए के नीचे कुछ कोड वोड बना के सोया करो, कुछ चीज याद करते हुए। रात में नींद खुला, आधा रात में एक नजर मारे सो गए, ऐसा याद होता है। दिन रात उसके पीछे लगे रहो, उसका भूत सवार करना पड़ता है, ऐसा नहीं याद होता है। जब तक उसके पीछे नहीं पड़ोगे ना, तब तक वो याद नहीं होगा आपको, तो पीछे पड़ना पड़ता है एकदम से। सर फर्स्ट पेपर का रिवीजन ही नहीं की थी, सेकंड का ही ज्यादा हम्म पढ़ रही हूँ सर। हम्म दिक्कत होता है उसमें तो सेकंड पेपर। दोनों को ना बराबर टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट दोनों को दो। पेपर वन भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को करना है जी आपको। सर।